जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास होगी वो भौतिक विज्ञान की क्लास होगी। इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति के बारे में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन क्या होता है, कैसे आता है, किस चीज़ को शो करता है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो अगर आपने पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी जीके जीएस की क्लास रेगुलर चल रही है, हिंदी की क्लास रेगुलर चल रही है, साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, फिजिक्स की क्लास, जनरल एप्टीट्यूड की क्लास आपकी रेगुलर चल रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फायदा हो पाए। आज की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे। कुछ क्या, 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लोग सीखने वाले हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक भी सेकंड आप वीडियो को, क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो चीज़ें आपके दिमाग से, आपके सामने से हट जाएंगी और आपका नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पहले फार्मूलों को डिराइव करेंगे। हालांकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपके सामने डेरिवेशन करने के लिए नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन पता है तो इन केस मान लीजिए कि आपके दिमाग से फार्मूला हट जाता है, तरीका आपको पता है, तो फार्मूला आप 30 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग तीनों फार्मूलों का डेरिवेशन करने वाले हैं। फार्मूले क्या हैं? पहला आपका उड्डयन काल होगा, दूसरा महत्तम ऊंचाई, तीसरा आपका परास होगा। इन तीनों फार्मूलों को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तैयार हैं आप? शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उड्डयन काल के बारे में। उड्डयन काल, उड्डयन काल अंग्रेजी होती है फ्लाइट टाइम। नाम से स्पष्ट है, उड़ने वाला समय, काल मतलब समय होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जाने और आने में कहीं भी आप भेज दो, आप गेंद को उठाओ और ऊपर फेंको, ऊपर जाए और फिर लौट के आए, तो आने और जाने में जो टोटल टाइम लगेगा, जो टोटल समय लगेगा, उसे हम लोग बोलेंगे उड्डयन काल। बात आई समझ में? यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ और इसी फिगर की हेल्प से हम तीनों फार्मूले निकालेंगे। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। हमने एक वस्तु को लिया और उसको ऐसे फेंक दिया। ठीक है ना, जब हमने फेंका है तो वस्तु को हमने u वेग से फेंका है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो वेग है वो आपका सदिश राशि है, तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक u y होगा जिसको हम ऊर्ध्व घटक कहते हैं, और एक u x होगा जिसको हम क्षैतिज घटक कहते हैं। हमने इसको थीटा कोण पर फेंका है। ठीक है, जब हमने वस्तु को फेंका तो वस्तु धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और अपने मैक्सिमम हाइट, मान लो ये पॉइंट P पर पहुंचता है, यहाँ ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचा है। उसके बाद इसको लौटना है। क्यों लौटेगा? क्योंकि जब भी किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है उसका वेग धीरे धीरे घटते जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी भी नीचे से खींच रही है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वस्तु, उसका वेग घटता जाएगा, घटते घटते क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर अंतिम वेग वस्तु का शून्य हो जाएगा। जहां पर शून्य हुआ वहां पर कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वस्तु रुकेगी, उसके बाद फिर वापस आ जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु P पॉइंट पर जब पहुंचा होगा तो वहां पर उसका जो अंतिम वेग है v मतलब vy, ये क्या हो गया, शून्य हो गया। क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला वेग जो होगा वो ऊर्ध्व वेग होगा, और अंतिम है तो इसलिए v लिखा है। ठीक है, अंतिम वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। अब यहां से वस्तु क्या होगी, लौट के नीचे आएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम P को नीचे आधार से मिला दें तो यही इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है। इस ऊंचाई के बारे में बताना है कि वस्तु कितनी ऊंचाई पर गया होगा तब वहां से वापस आया होगा, मतलब महत्तम ऊंचाई बतानी है। और साथ ही साथ हमें रेंज बताना है कि जब हमने वस्तु को यहाँ से फेंका तो वो वस्तु कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको ये रेंज बतानी है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें बतानी है। पहला हमें बताना है कि वस्तु जब गया और आया तो टोटल टाइम कितना लगा, यानी उड्डयन काल बताना है। दूसरा हमें ऊंचाई बताना है कि कितनी ऊंचाई तक गया होगा, अंतिम ऊंचाई कितनी है, अधिकतम ऊंचाई कितनी है, वो बतानी है। और तीसरा रेंज बताना है कि वस्तु को जब हमने यहाँ से फेंका तो कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा। ये 3 चीज़ें हमें बतानी है। पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया कि जब वस्तु अपने अधिकतम ऊंचाई पर होता है, अंतिम बिंदु पर होता है, उच्चतम बिंदु पर होता है, तो उस पॉइंट पर वस्तु का अंतिम वेग जो होता है वो शून्य हो जाता है। क्योंकि अगर वेग शून्य नहीं होगा तो वस्तु कुछ क्षण के लिए रुकेगा नहीं, और जब रुकेगा नहीं तो वापस आएगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इनमें कोई नया नहीं है। ठीक है,
अब मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो क्षैतिज घटक होता है, क्षैतिज घटक यानी वेग का, है ना, वेग का क्षैतिज घटक जो होता है वो यू एक्स बराबर क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है। ये मैंने आपको बताया था कल ही। ऊर्ध्व वेग यानी जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तो वेग का ऊर्ध्व घटक जो होगा यू वाई, ये कितना होता है, यू साइन थीटा होता है। ये भी मैंने आपको कल बताया था। कैसे आया है ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हमें निकालना है उड्डयन काल। तो उड्डयन काल तो क्या होता है, आने और जाने में लगा समय। तो हम एक काम करते हैं, हम एक चीज़ ये जानते हैं कि अगर यहाँ से किसी भी चीज़ को फेंकें यहाँ तक जाए, तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मिनट लेता है तो आने में भी 10 मिनट लेगा। जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम केवल जाने का टाइम निकाल लेते हैं ना, आने वाले में 2 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हम गति का पहला समीकरण यूज करते हैं, गति के प्रथम समीकरण से। यहाँ पर गति के समीकरणों का इस्तेमाल हमें करना है। गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या होता है मैं लिख देता हूँ, v इक्वल टू यू माइनस जी टी होता है, यही होता है। अच्छा, वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं, जब वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वहाँ पर वेग का घटक कौन सा आएगा, ये वाला होगा, y वाला होगा, x वाला नहीं होगा। ये तो क्षैतिज घटक है। जब वस्तु ऊपर जा रहा है तो उसका ऊर्ध्व घटक काम करेगा, यानी कि v ना हो के वी वाई होगा, u ना हो के यू वाई होगा। बात समझ में आई। बी वाई अंतिम वेग तो 0 है, इसका मतलब इसका मान तो हो गया 0। यू वाई का मान कितना भाई, यू साइन थीटा है, तो ये हो गया यू साइन थीटा, माइनस में जी टी हो गया। एक काम करते हैं, जी टी को इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, यू साइन थीटा हो गया। यहाँ से अगर मैं टी की बात करूँ तो टी बराबर आएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हमको टाइम मिल गया। ये जो टाइम मिला है ये जाने वाला टाइम है, तो आने वाला टाइम भी इतना ही होगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए उड्डयन काल t बराबर 2 इंटू टी, मतलब हम 2 का गुना कर देंगे, दुगना कर देंगे तो हमें आने और जाने दोनों का समय मिल जाएगा। जो हमने दुगना किया तो t का मान हमें मिला था u साइन थीटा बटे में g, उसमें 2 से गुना कर दिया तो हमें मिल गया उड्डयन काल। ये फार्मूला होता है जब भी कोई वस्तु प्रक्षेप गति करती है तब उसके उड्डयन काल का फार्मूला ये होता है 2u साइन थीटा बटे जी। बात समझ में आई। कितने कोण पर फेंका गया वो आपको पता होना चाहिए, किस वेग से फेंका गया वो आपको पता होना चाहिए। जी का मान तो आपको पता ही रहता है, नहीं भी देगा क्वेश्चन में तो हम 9.8 या 10 ले लेते हैं और अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें समय मिल जाएगा। तो ये तो हो गया पहला फार्मूला। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और फार्मूले को यूज करने के लिए हमने सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पर यूज की हैं। पहला तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने अंतिम वेग को 0 कर दिया, और दूसरा हमने गति का पहला समीकरण इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये हो गया आपके उड्डयन काल का फार्मूला। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ नया नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूले की बात करेंगे। तो उड्डयन काल आपने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे महत्तम ऊंचाई की, यानी मैक्सिमम हाइट की। तो अब हम बात कर लेते हैं महत्तम ऊंचाई की। महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ही आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th, कोई बच्चा अगर 11th में है तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन है, डेरिवेशन आप वहाँ पर करते हैं, तो वहाँ पर भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं भी जहाँ भी आपकी सिलेबस में, किसी भी सिलेबस में प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उस क्लास के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महत्तम ऊंचाई की बात करें। अब महत्तम ऊंचाई में क्या है कि महत्तम ऊंचाई के लिए आप गति का दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण दोनों यूज कर सकते हैं। मैं एक्चुअली करता क्या हूँ, एक्चुअली में हम लोग महत्तम ऊंचाई का जो डेरिवेशन करते हैं वो थर्ड इक्वेशन को लेकर करते हैं। गति का तीसरा समीकरण इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ से आ जाता है। मैं कभी कभी गलती से, एक बार 2 बार मैंने गलती से गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल कर लिया और वहाँ से भी मुझे रिजल्ट वही मिल गया। तो मुझे लगा कि गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल करें चाहे तीसरा करें, आपको रिजल्ट तो सेम ही मिलना है। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल महत्तम ऊंचाई यानी इस एच की वैल्यू निकालनी है, तो मैं गति का तीसरा समीकरण मैं निकालता हूँ। गति के तीसरे समीकरण से, यानी तृतीय समीकरण से, मैं भी दूसरे से भी करके आपको दिखाता हूँ, तृतीय समीकरण से, ठीक है। तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2gh। अच्छा, किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हाँ माइनस क्यों लगाया है। माइनस सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि वस्तु को जब हम ऊपर फेंकेंगे
तो जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा तो निगेटिव साइन आएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि गुरुत्व के अधीन गति जब होती है तो वस्तु का जो गति का जो समीकरण होता है तीनों कैसे बदलता है। वस्तु अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी का मान निगेटिव होता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो जी का मान पॉजिटिव होता है। तो यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है तो निगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेग का कौन सा घटक काम करेगा, ऊर्ध्व घटक काम करेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा वी वाई, यहाँ पर हो जाएगा यू वाई। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि अंतिम वेग तो शून्य हो रहा है, इसका मतलब ये शून्य हो जाएगा, तो ये हो गया शून्य। इधर आ गया यू वाई का मान कितना है, यू वाई का मान तो यू साइन थीटा, अभी मैंने आपको बताया यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस में 2gh, ठीक है ना। यहाँ से इसको आप शिफ्ट करोगे इधर तो 2gh इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यही तो आएगा। और यही है मैक्सिमम हाइट, यही है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर आपको कोण पता है, किस कोण पर आपने वस्तु को फेंका वो पता है, वेग पता है, जी का मान रख के आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है अगर वो प्रक्षेप गति कर रही है तो उसके महत्तम ऊंचाई की वैल्यू आप इस फार्मूले से निकालेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने गति का तीसरा समीकरण इस्तेमाल किया, मैं चाहूँ तो गति का पहला समीकरण भी इस्तेमाल दूसरा समीकरण भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, रिजल्ट यही आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको गति के दूसरे समीकरण से भी यही रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, मैं कह देता हूं गति के द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण क्या होता है, एच बराबर यू टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो होता है भाई, यही होता है। अच्छा, वस्तु ऊपर जा रहा है तो यहां पर u नहीं होके यू वाई होगा, ये तो आप जानते हैं ना, ये तो आप जानते हैं कि यहां पर ऊर्ध्व वेग होगा। यू वाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, यू साइन थीटा, अभी मैंने आपको बताया था, पहली क्लास में बताया था, आज भी मैंने आपको बताया। टी मतलब समय, वस्तु के जाने में लगा समय, तो टी के बारे में आपने शुरू में निकाला है। टी बराबर कितना आया था, टी बराबर आया था यू साइन थीटा बटे में जी, तभी तो आपने इसमें 2 से गुना करके उड्डयन काल निकाला था। तो टी का मान रख देते हैं यहाँ पर, जब आप टी का मान रखोगे यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, फिर माइनस करोगे 1/2 करोगे, जी लिखोगे, फिर टी का मान है तो यू साइन थीटा बटे में जी का होल स्क्वायर, यही तो होगा। यहाँ से अगर देखें तो u का u में मल्टीप्लाई होगा, यू स्क्वायर हो गया, साइन का मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई जी हो गया, माइनस में आ गया। यहाँ पर देखें तो हाफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, यही होगा। इस जी से ये जी कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यही तो होगा। यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई जी में हो जाएगा, 2g हो गया। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2g आएगा, बोलो भाई, एलसीएम तो 2g आएगा। और यहाँ पर g से 2g में डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, यही तो अभी कुछ देर पहले आया था, यही तो आया था कुछ देर पहले। लेकिन चूंकि ये क्या है, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल ना करके गति का तीसरा समीकरण लगा देते हैं और वहाँ से हमको आसानी से मिल जाता है। यहाँ से भी वही रिजल्ट आया है महत्तम ऊंचाई का, जो भी हम लोगों ने गति का तीसरा समीकरण लगा के निकाला था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको बाय द वे मान लीजिए गलती से आपने दूसरा समीकरण यूज कर ही लिया तो आप कैसे निकालोगे वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करेंगे, जो आपका क्या है, रेंज, जिसको हम लोग परास बोलते हैं। चलिए, परास अंग्रेजी होती है रेंज, तो परास होती क्या है एक्चुअली में, परास एक्चुअली में होती है क्षैतिज दूरी। क्या होती है, क्षैतिज दूरी। तो परास बराबर क्या होती है, क्षैतिज दूरी होती है।
परास को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और क्षैतिज दूरी क्या होगी, क्षैतिज दूरी तो हो जाएगी क्षैतिज वेग गुणे में उड्डयन काल। आने और जाने में कितना समय लगा, क्षैतिज वेग तो आपका ux है, उड्डयन काल आपका कैपिटल टी हो जाएगा। बोलो भाई, उड्डयन काल ux की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, u cos थीटा होती है। और उड्डयन काल आपको मैंने शुरू में निकाल के दिखाया 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g होती है। u cos थीटा u sin थीटा है, u का u में मल्टीप्लाई करोगे u स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम एक साथ रख लेते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कर लिया डिवाइडेड बाई g कर दिया। बोलो भाई, यहाँ से आपको r बराबर क्या मिलेगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा। तो यहाँ से आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ये हो गया परास का फार्मूला। अगर आपको रेंज निकालना है तो आप इस फार्मूले से निकालोगे। कोण पता होना चाहिए, वेग पता होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान तो आप जानते ही हैं। आप इस फार्मूले से किसी भी वस्तु का अगर वो प्रक्षेप गति कर रहा है तो उसका रेंज यानी परास निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैंने आपको 3 फार्मूला आज सिखा दिया। पहला मैंने आपको उड्डयन काल सिखाया। उड्डयन काल का फार्मूला क्या होता है भाई, t बराबर होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, ये पहला फार्मूला। दूसरा मैंने आपको h दिखाया, h क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता है। और तीसरा आपको यहाँ पर मैंने r निकाल के दिखा दिया, r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ पर ये साइन 2 थीटा है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हैं। इन तीनों फार्मूलों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रक्षेप गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, और अपने न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आप प्रक्षेप गति टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये 3 फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे देता है कि अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी जो बल्लेबाज है वो किसी गेंद को हिट करता है तो कितने अंश पर, कितने कोण पर वो गेंद को हिट करे ताकि वस्तु जो है, गेंद जो है वो अधिकतम ऊंचाई पर भी जाए और अधिकतम दूरी भी तय करे। तो हमें जानते हैं कि अगर कोई बल्लेबाज 6 लगाता है, छक्का लगाता है, तो वो 45 डिग्री के कोण पर अगर गेंद को हिट करेगा तो गेंद ऊंचाई पर भी अधिक जाएगी और उसके साथ साथ दूरी भी अधिक तय करेगी। तो ये हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग कौन सा टेक्निक लगा के कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी थी कि आपको आज की क्लास में 3 फार्मूले ध्यान में रखने हैं। पहली उड्डयन काल, दूसरा महत्तम ऊंचाई, तीसरा आपका परास। ठीक है, अब इसके साथ साथ कभी कभी कोई पूछ सकता है या कभी कभी एग्ज़ाम में आ भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि आए लेकिन आ भी सकता है कि लिमिटेशंस क्या होती हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की लिमिटेशंस क्या होती हैं। भाई हर काम करने की एक लिमिट होती है, आप लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। गाड़ी आप चला रहे हो, रोड ख़राब है, 60 की स्पीड में गाड़ी चलानी है तो 60 की स्पीड में ही चलाओ। अगर आप 70-80 पे जाओगे तो दुर्घटना हो जाएगी। तो हर एक चीज़ की लिमिट होती है। आप किसी के सामने बात करते हैं, आप गुस्से में कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, वो बोलता है कि बस करो, बहुत हो गया, लिमिट क्रॉस कर रहे हो, आप नहीं मान रहे हो, लिमिट क्रॉस करते चले गए तो क्या होगा, 2-4 पड़ जाएगी, है ना। तो जब लिमिट आप क्रॉस करोगे, किसी भी चीज़ की जब लिमिट क्रॉस करोगे, जब चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं तो नुकसान देती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि जो प्रक्षेप गति होती है उसकी क्या सीमाएँ हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस तो आपको 3 ध्यान में रखनी है। पहली कि जो भी वस्तु प्रक्षेप गति कर रही है ना, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी तो जी का मान घट जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है जी का मान घट जाता है। और जी का मान घटा तो लफड़ा हो जाएगा। क्या लफड़ा होगा कि जब वस्तु ऊपर जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर खींच रही है। तो अगर जी का मान घट गया और बहुत ज़्यादा घट गया तो पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आराम से नहीं खींच पाएगी। तो वस्तु को जाने में तो अलग समय लगा, आने में अलग समय लगेगा। तो वस्तु की ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा हुआ तो जी का मान घट जाएगा। दूसरा रीज़न कि वस्तु का जो परास है, जो रेंज है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो गया तो जी का मान बदल जाएगा। स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले जी की बात कर रहा हूँ। अगर ऊंचाई ज़्यादा हुई तो घट जाएगा, परास ज़्यादा हुई तो बदल जाएगा। और अगर वस्तु का वेग बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत तेज़ी के साथ अगर जा रहा है कोई भी वस्तु, तो वायु का जो प्रभाव होता है ना, वो नगण्य नहीं होगा। यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो
तो हमें मान के फेंकते हैं कि इस वस्तु पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वायु का प्रभाव पड़ा ना तो जाने में लगा समय, आने में लगा समय बराबर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे हम बाइक चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं तो हमारे चेहरे पर हवा लगती है, हमारे ऊपर हवा लगती है और हमारे बाल उड़ते हैं, तो वहाँ पर वायु का जो प्रभाव है वो नगण्य नहीं है, हमको हवा लग रही है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वायु की जो श्यानता है वो हमारे ऊपर लग रही है, हमारे ऊपर आ रही है। तो जब भी कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वायु भी उस पर क्या करती है, बल लगाती है, क्योंकि वायु चाहती है कि तुम ऊपर नहीं आओ, तुम नीचे जाओ। तो अगर कोई वस्तु बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है तो वायु का प्रभाव उस पर ज़्यादा लगेगा, और अगर उस पर वायु का प्रभाव ज़्यादा लगेगा तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं जब भी न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो उसमें एक सेंटेंस लिखा रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, हम इस वाक्य पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लिखा रहता है कि मान लिया कि वस्तु पर वायु का प्रभाव नगण्य है, मतलब उस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में रहता है। हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं डालता है वो, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वायु का प्रभाव, अगर किसी वस्तु पर वायु का प्रभाव पड़ा तो वस्तु की गति परिवर्तित हो जाएगी, सारा सिस्टम बदल जाएगा। तो प्रक्षेप गति की 3 सीमाएँ हैं। पहला, ऊंचाई ज़्यादा ना हो क्योंकि जी का मान घट जाएगा, परास ज़्यादा ना हो, जी का मान बदल जाएगा, और वस्तु की गति अधिक ना हो, अगर गति अधिक हो गई तो वायु का प्रभाव नगण्य नहीं होगा। बात आई समझ में? तो ये थी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात, प्रक्षेप गति की बात। 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं। आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। बाकी प्रक्षेप गति का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए, वो भी क्लास को देख पाएँ। आप क्लास को देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। लाइक करने में, शेयर करने में कोई खर्चा नहीं है, आप बिल्कुल बिंदास करिए। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो वो भी कर सकते हो आप, क्योंकि सब्सक्राइब करने में खर्चा तो है ही नहीं यार, केवल लाल बटन दबाना है, ऑल पे क्लिक कर देना है, वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप ऐसा करोगे तो मनोबल हमारा भी बढ़ेगा, हमारा भी मन लगेगा, हमको भी लगेगा कि हमने जो काम किया है वो सार्थक है, जो हम काम कर रहे हैं उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। सफलता अगर आपको मिल रही हो, अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो जाहिर सी बात है मेहनत करते रहना चाहिए, और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमको सफलता मिलेगी। तो सीधी सी बात है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।